हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में सॉइल मैकेनिक्स की हमने फर्स्ट यूनिट के इंडेक्स प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, है ना। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, जिसपे हमारी सेकेंड यूनिट है परमेबिलिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस और परमेबिलिटी से जो भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना, ताकि जो भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं परमेबिलिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, A stratified soil layer consists of four layers of equal thickness. The coefficient of permeability of second, third, and fourth layer are respectively 1/3, 1/2, and twice the coefficient of permeability of the top layer. Compute the average permeability of the deposit parallel and perpendicular to the direction of stratification in term of permeability. तो इस क्वेश्चन पे हमको एवरेज परमिएबिलिटी निकालनी है ना, और हमको स्ट्रेटिफिकेशन लेयर दी हुई है, सॉइल की स्ट्रेटिफाइड लेयर दी हुई है, तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे और वर्टिकल डायरेक्शन पे हमको क्या निकालना है, एवरेज पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे क्वेश्चन पे सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, है ना। जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर है वो कितनी लेयर से बनी हुई है, 4 लेयर से। तो हमने 4 लेयर बनाई, ठीक है। और इसकी हर एक लेयर की क्या थिकनेस इक्वल है, तो थिकनेस यदि इक्वल है तो इसकी थिकनेस को हमने क्या कर दिया, ये सपोज ये h है, ये वाली थिकनेस भी h है, इन सबकी थिकनेस क्या है, सॉइल लेयर की थिकनेस सेम है ना, इक्वल है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर आर रिस्पेक्टिवली 1/3, 1/2 एंड ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द टॉप लेयर, है ना। तो सपोज इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो फर्स्ट लेयर की क्या है, k है, तो सेकंड वाली लेयर की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, k/3, थर्ड वाले की क्या हो जाएगी परमेबिलिटी, k/2, एंड फोर्थ वाले की जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 2k। यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब हमको क्या निकालना, कंप्यूट द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। तो हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। सबसे पहले हम KH निकाल लेते, तो इसका यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 प्लस K4H4 डिवाइड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, है ना। तो ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। बस हमको क्या करना है, इस पर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, KH इक्वल टू K1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर H इक्वल, सेम थिकनेस इक्वल है, तो मैं H को कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, और यहाँ पर H प्लस H प्लस H प्लस H क्या हो जाएगा, 4H, ठीक है। तो इस H से H कैंसिल हो जाएगा, KH इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर K1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K1 हमारे का क्या है हमारे पास, K/3, K/2 और 2K। तो यहाँ से हम K यदि कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस क्या जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइड बाय 4। तो KH इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करने पर यह जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 12, 15 और ये हो जाएगा 23। तो 23K डिवाइड बाय 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो KH इक्वल टू हमको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमको कितना मिल जाएगा, 23 डिवाइड बाय 24। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.958K। तो ये आ जाएगा 0.958K, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। अब यदि हमको
सेकंड पॉइंट निकालने इस पे हमको वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, है ना। के वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डिवाइड बाय H1 डिवाइड बाय K1 प्लस H2 डिवाइड बाय K2 प्लस H3 डिवाइड बाय K3 प्लस H4 डिवाइड बाय K4। बस यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जेईई में 2004 में 15 मार्क्स का आया हुआ है। तो H1 यहाँ से क्या हो जाएगा, के वी इक्वल टू H हम ले लेंगे, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 4H डिवाइड बाय H1 डिवाइड बाय K1। तो H1 की जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से H कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 प्लस 1 बाय K4। ये आ जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना। इसको रब कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा के वी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय, यह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर K1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 बाय K प्लस ये हो जाएगा 3 बाय K, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाय K, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2K। ठीक है, तो के वी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से K यदि कॉमन कर लें हम और K ऊपर चला जाएगा, तो K कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बाय 2, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। तो के वी की वैल्यू आ जाएगी 4K डिवाइड बाय 3 4 5 6 6.5। तो ये के वी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 6.5, यह आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0.615 के। तो इस तरीके से हमारे पास के वी की वैल्यू आ जाएगी, और मतलब हमको एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वर्टिकल डायरेक्शन पे या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मिल जाएगा। और हमने के एच की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कितनी आई थी वैल्यू, 0.95 के। तो ये हमारे आंसर, और ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का आया हुआ 2004 पे। सेम इसी पैटर्न पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है, यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन पे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर दी हुई है, ईच यूनिफॉर्म इन इटसेल्फ, द परमेबिलिटी ऑफ द लेयर आर। इसमें परमेबिलिटी देके रखा हमको, क्या क्या वैल्यू दी हुई है परमेबिलिटी की, तो हम लिख देते हैं 3 लेयर है, K1 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 8 × 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमको दिया हुआ है K2 50 × 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमको दिया है K3 हमको दिया है 15 × 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयर थिकनेस आर, H1 हमको गिवन है 6 मीटर, H2 हमको गिवन है 3 मीटर एंड H3 हमको गिवन है 12 मीटर। फाइंड द इफेक्टिव एवरेज परमेबिलिटी द डिपॉजिट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब हमको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे भी चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वर्टिकल डायरेक्शन पे भी चाहिए। तो सबसे पहले हम KH निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, हमने देखा था K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 डिवाइड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। तो बस वैल्यू पुट करनी है हमको यहाँ पर। ये क्या हो जाएगी वैल्यू K1 की 8 × 10 की पावर -4 इंटू 6 प्लस, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी ये मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 50 × 10 की पावर -4 इंटू 3 प्लस, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 15 × 10 की पावर -4 इंटू 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस 12। तो इनको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 × 10 की पावर -4 इंटू 6।
इसको सॉल्व करने पे हमारे पास के एच की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह जाएगा हमारे पास के एच। ऐसे ही हमको वर्टिकल डायरेक्शन पे निकालना है, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। हमको निकालना है केवी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाय H1 K1 प्लस H2 डिवाइड बाय K2 प्लस H3 डिवाइड बाय K3। तो यहाँ से हम केवी निकाल लेंगे। H1 की जो हमारे पास वैल्यू है क्या, वो क्या है हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस 12, 6 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3 डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से के भी आ जाएगा हमारे पास, ये इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये 21 डिवाइड बाय, इनको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻⁻4। एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन गलत ना हो, इसलिए हम एक साथ सॉल्व नहीं कर रहा है। 7500 प्लस 3 डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁻4 600 प्लस ये जाएगा 8000। तो के वी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इन सबको प्लस कर सकते हैं हम, है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये जाएगी वैल्यू 16100, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के वी की, ये जाएगी हमारे पास 1.304 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर। ये तो ये क्वेश्चन भी हमारा SSC JEE 2005 में 15 मार्क्स का आया हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A 10-meter thick bed of sand is underlain by a layer of clay 6 meter thick. The water table that was originally at the ground level is lowered by drainage to a depth 4 meter, whereupon the degree of saturation above lowered water table reduced to 20%. Determine the increase the effective pressure, है ना, कितना इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज हुआ ये निकालना है एट मिड ऑफ क्ले लेयर, है ना, क्ले लेयर के मिड पे, मिड ऑफ क्ले लेयर, ड्यू टू वाटर टेक लोवरिंग गिवन सैचुरेटेड डेंसिटीज ऑफ सैंड। सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है हमको सैंड की, क्ले की भी दी हुई है सैचुरेटेड डेंसिटी, एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड, ड्राई डेंसिटी दी हुई है हमको सैंड की 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट दिया हुआ हमको क्वेश्चन पे ग्राम पर सीसी, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है। तो इसको यदि हम किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हमको वैसे भी पता भी है और हमको क्वेश्चन पे गिवन भी है ना। तो हमको क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एक हमारे पास सैंड की लेयर है जो कि 10 मीटर की है और उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्ले की 6 मीटर की लेयर है ना। तो 6 मीटर की क्ले की लेयर है लेकिन हमको 3 मीटर की क्ले की लेयर पे यदि हमारा स्टार्टिंग में दो केस बोल रहा है कि यदि हमारा वाटर ग्राउंड लेवल पे है उस कंडीशन पे उस क्ले लेयर के मिड पे यदि हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें और जब हमारा ड्रेनेज के कारण वाटर टेबल 4 मीटर नीचे चला जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना चेंज आएगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं गिवन क्या क्या है ना। क्वेश्चन पे गिवन क्या है हमको, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हमको क्वेश्चन पे गिवन है सैचुरेटेड डेंसिटी सैंड की, है ना। सैचुरेटेड डेंसिटी किसकी, सैंड की, कितनी गिवन है हमको 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम चेंज कर सकते हैं किस पे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेंगे तो हम 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 9.81, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20.60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ है क्या, सैचुरेटेड डेंसिटीज दी हुई है हमको किसकी,
डेंसिटी में दिया, हम यूनिट वेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास किसका, क्ले के लिए आ जाएगा। क्ले के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, डेंसिटी कितनी दी हुई है हमको, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम यूनिट वेट निकालने यदि, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 9.81, तो ये वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कितना हो जाएगा ये 1.8 इंटू 9.81, तो इसकी जो यूनिट वेट आ जाएगा क्ले का 17.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे हमको गिवन है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी किसकी दी हुई है, सैंड की। कितनी दी हुई है, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है, तो इसको हम यूनिट वेट में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 9.81, है ना। एक्चुअली में ये जो वैल्यू गिवन है हमको, ये डेंसिटी गिवन है सैचुरेट ड्राई डेंसिटी सैंड की। ये जो हमको ड्राई सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है हमको क्ले की, और ये हमको ड्राई सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है हमको सैंड की। तो हमने इसको यूनिट वेट में कन्वर्ट कर लिया है 9.81 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.7 इंटू 9.81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको इस पे क्वेश्चन पे हमारे पास दो केस हैं। तो यदि हम पहले वाले केस को देखें, केस 1, इनिशियली पहला केस है हमारे पास, व्हेन वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल। पहला केस है हमारे पास जिसपे हमको बोला हुआ है क्या, कि हमारी जो सैंड की लेयर है वो कितनी की है, 10 मीटर की। तो 10 मीटर हमारे पास सैंड की लेयर है, और इस पे हमारे पास क्या है, क्ले की लेयर 6 मीटर की है ना। और हमारा जो वाटर लेवल है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग में क्या है, ग्राउंड लेवल पे है ना। वाटर टेबल दैट वाज ओरिजिनली एट ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे हमारा वाटर लेवल है, ये यहाँ पर हमारा वाटर का लेवल है। ये यदि हम बात करें, ये हमारा 10 मीटर है, सैंड के लिए जो लेयर है वो है हमारी 10 मीटर की सैंड लेयर, और उसके नीचे हमारे पास क्ले जो कि 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमको अब ये यहाँ पर हमारी ये पूरी तरीके से वाटर में क्या है, हमारा ग्राउंड जो हमारा वाटर टेबल है वो कहाँ पे है, ग्राउंड में है। तो ये यहाँ पर जो यूनिट वेट आएगा वो कैसा आएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट आएगा सैंड पे। तो सैंड का सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना हमारे पास, 20.60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्ले में भी हमारे पास जो यूनिट वेट होगा वो कितना होगा हमारे पास, सैचुरेटेड होगा, और सैचुरेटेड कितना होगा क्ले का, 17.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमको इस पे निकालना है, क्या निकालना है हमको, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना। और कहाँ पर निकालना हमको, इस पर क्वेश्चन में बोला हुआ है इफेक्टिव प्रेशर एट मिड ऑफ क्ले लेयर। तो क्ले का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारी 6 मीटर की, तो इसके मिड पे है ना। मतलब यदि मैं यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन ले लूँ, ये कितना है हमारा एक्स सेक्शन है, और ये कितने मीटर पे है, यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो हमको इस वाले मिड पे, क्ले के मिड पे हमको इस वाले पॉइंट पे हमको इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो हमको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर है ना। जो हमारा वाटर है जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा यहाँ पर है ना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पोर वाटर प्रेशर। और टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस हम इस वाले डायग्राम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल स्ट्रेस क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगी यूनिट वेट इंटू 10, तो ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू सैंड लेयर की थिकनेस h है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20.60 इंटू क्या हो जाएगी वैल्यू 10 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गामा सैचुरेटेड मतलब यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास
17.65 मल्टीप्लाई कितनी है डिस्टेंस 3 मीटर की। तो ये हमारे पास आ गया टोटल स्ट्रेस। अब हमको क्या चाहिए पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वाटर है कहाँ पर है, टॉप पे है, ग्राउंड सरफेस पे ही है। तो क्या हो जाएगा ये पोर वाटर प्रेशर क्या होता है हमारा यूनिट वेट वाटर इनटू हाइट। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है हमारे पास 9.81 और हाइट कहाँ तक हो जाएगी 10 ये है और +3 है तो कितनी हो जाएगी 13। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा एक्स सेक्शन पे, है ना, एक्स सेक्शन पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना जाएगा हमारे पास 20.60 मल्टीप्लाई 10 तो यह जाएगा हमारे पास 206। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको 17.65 मल्टीप्लाई 3 तो यह जाएगा हमारे पास 9.81 इंटू 3। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 20.60 इंटू 10 प्लस 17.65 इंटू 3 माइनस 9.81 इंटू 3 229.52। कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या? इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा ये 3 नहीं है 13 है ना। 20.60 इंटू 10 प्लस 17.65 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9.81 इंटू 13 तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 131.42 है ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पर, पहले वाले केस पे। अब सेकेंड वाले केस पे यदि हम बात करें तो सेकेंड वाला केस क्या बोल रहा है हमको, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे हमको क्या करना है, हमारा ड्रेनेज के कारण क्या हो गया है, वाटर टेबल नीचे चला गया है ना। तो क्या लिख देंगे हम, व्हेन वाटर टेबल लोवरिंग बाय 4 मीटर, है ना। तो अब वाटर टेबल जब 4 मीटर नीचे चला गया है तो ये केस कुछ इस तरीके से बन गया है। इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारे पास 10 मीटर की क्या हो जाएगी, सैंड की लेयर हो जाएगी 10 मीटर, और ये हमारे पास हो जाएगी 6 मीटर की किसकी लेयर हो जाएगी, ये क्ले की लेयर हो जाएगी। ये हमारे पास सैंड और ये हमारे पास क्ले, है ना। और हमको इसके सेंटर पॉइंट पे चाहिए क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर, है ना। ये हमारा सेक्शन एक्स है। अच्छा, इस पे क्या बोल रहा है, वाटर टेबल कहाँ पर आ गई, इस पे यहाँ पर वाटर टेबल आ गई। सेकेंड वाले केस में लो ड्रेनेज के कारण वाटर टेबल आ गई हमारे पास 4 मीटर नीचे, है ना। तो ये यदि हमारा ये 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 6 मीटर, है ना। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको ये तो हमारा गामा सैचुरेटेड रहेगा सैंड के लिए, और ये हमारे पास ये भी गामा सैचुरेटेड रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस दिया हुआ है, एस दिया डिग्री ऑफ सैचुरेशन 20%, है ना। क्वेश्चन पे गिवन है ना, ये दिया हुआ है ग्राउंड लेवल इज लोवर्ड बाय ड्रेनेज टू अ डेप्थ 4 मीटर वेयर अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन above lowered water table reduces to 20%, है ना। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर कितना है 20% है। अब यहाँ पर ये गामा सैचुरेटेड नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या बचेगा, यूनिट वेट कैसा होगा, बल्क यूनिट वेट होगा। अब हमको ये बल्क यूनिट वेट चाहिए, तो बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए हमको पता बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस ई एस डिवाइड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हमको इस क्वेश्चन पे ना तो G गिवन है ना तो हमको E गिवन है, तो कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगी, हमको S की वैल्यू गिवन है ना। और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको पता क्या होता है 9.81,
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे हमको ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है ना, सैंड का। तो ड्राई यूनिट वेट दिया है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ। ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई, है ना। अब यहाँ पर भी हमको ये पता है, जी पता, इसकी वैल्यू पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर की, और ड्राई यूनिट वेट पता है कितना है हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट हमारे पास सैंड का 16.67, और ये वैल्यू हमको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर की, ये कितनी है हमारे पास 9.81। ये हो जाएगा हमारे पास जी डिवाइड बाय 1 प्लस ई, है ना। तो यहाँ से जी की वैल्यू यदि हम निकालें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जी की वैल्यू आ जाएगी ई के टर्म में आ जाएगी वैल्यू 16.67 डिवाइड बाय 9.81। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.699 प्लस ई। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमको गामा सैचुरेटेड पता है, गामा सैचुरेटेड सैंड के लिए कितना हमारे पास 20.60। तो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गामा सैचुरेटेड सैंड के लिए G प्लस ई, एस हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस ई, है ना। तो गामा सैचुरेटेड कितना हमारे पास 17.65, जी की वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस 1 प्लस ई, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 9.81, तो हो जाएगा 1 प्लस ई। इसको सॉल्व करें यदि हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17.65 डिवाइड बाय 9.81, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.799 जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अब जो हमने इक्वेशन 1 पे जी की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 पे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1.799, जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.699, 1 प्लस ई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस ई। अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई और इस पे ई अननोन है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1.799 प्लस 1.799 ई इक्वल टू 1.699 प्लस 1.699 ई प्लस ई, है ना। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.799 माइनस 1.699, ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 0.1, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 2.699 ई माइनस 1.799 ई, 0.1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2.699 माइनस 1.799, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.9 ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 0.9, तो ये वैल्यू हमारे पास ई की आ जाएगी इसमें ये यहाँ पर गामा सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 20.6 है ना, इसलिए मिस्टेक हो रही है ए की वैल्यू यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे ए की वैल्यू हमने गामा सैचुरेशन की वैल्यू गलत पुट कर दी थी ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20.6 डिवाइड बाई 9.81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.099, ठीक है। अब यहाँ पर जी की वैल्यू को पुट करते हैं यदि हम इस इक्वेशन पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.099 इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.699 प्लस 1.699 ई प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2.099 प्लस 2.099 ई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1.699, ये ई और ई तो हो जाएगा 2.699 ई, है ना। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4 और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.699 माइनस 2.099, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6 तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/6 मीन्स 0.66, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं 0.67, ये आ जाएगी हमारी वॉइड रेशो की वैल्यू। अब इस वाली इक्वेशन पे हमको ई मिल गया, जी की वैल्यू हमको चाहिए, तो हमने अभी जी इक्वल टू अभी निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन नंबर ई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो जी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1.699 1 प्लस 0.67, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.699 मल्टीप्लाई 1.67, तो यहाँ से जी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.837, है ना। बस ई की वैल्यू को और जी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको गामा बल्क मिल जाएगा। तो गामा बल्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी 2.837, ई की वैल्यू हमारे पास 0.67, एस हमारे पास कितना है 20% मतलब 0.2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.67 इंटू 9.81। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गामा बल्क हमको मिल जाएगा। गामा बल्क कितना जाएगा हमारे पास, तो गामा बल्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 17.45, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं गामा बल्क इक्वल टू, गामा बल्क हमारे पास कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने पे 17.45 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर ली, है ना, इसको सॉल्व करके। तो ये गामा बल्क आ गया, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं 17.45 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमको निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन एक्स एक्स, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हमको पता है एक्स एक्स पर निकालने के लिए ये हो जाएगा टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा हमको, टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस कितना जाएगा यहाँ पर, तो इस टोटल स्ट्रेस हमारा जाएगा यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट है हमारे पास, बल्क यूनिट वेट कितना निकल के आ गया 17.45 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस पे है बल्क यूनिट वेट 4 मीटर पे, प्लस सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड सेंट का कितना है हमारे पास 20.6 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस पे ये 6 मीटर पे, प्लस गामा सैचुरेटेड क्ले का, गामा सैचुरेटेड क्ले का कितना है हमारे पास 17.65 मल्टीप्लाई 3। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर की यदि हम बात करेंगे तो यूनिट वेट यहाँ से तो वाटर हमारा कहाँ से इतनी डेप्थ में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल डेप्थ इसकी 6 + 3 ये हो जाएगा 9, तो 9.81 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमको एक्स एक्स सेक्शन पे स्ट्रेस मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं 17.45 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20.6 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 158.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। हमको निकालना क्वेश्चन पर चेंज इंक्रीज कितनी हुई है ना, इंक्रीज कितना हुआ, तो सबसे हम देख लेंगे इस पर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर ड्यू टू लोवरिंग ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 158.06 और ये कितना हमारे पास पहले कितना आया था फर्स्ट वाले केस में 131.42। तो इंक्रीज कितना हुआ है
तो ये वैल्यू आ गई हमारी 26.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा 2007 पे 20 मार्क्स का आया हुआ, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज 5 सेंटीमीटर हाई एंड 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। एक सॉइल सैंपल है हमारे पास जिसका हाइट दिया हुआ हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड डाया दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इट वॉज टेस्टेड इन कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी, तो हमको कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। वाटर परकुलेट थ्रू द सॉइल अंडर अ कॉन्स्टेंट हेड, कॉन्स्टेंट हेड कितना देके रखा हमको 45 सेंटीमीटर का। फॉर 8 मिनट द वाटर वॉज कलेक्टेड एंड वेट, है ना। 8 मिनट में इतना वाटर परकुलेट हो रहा है हमारा, है ना। कॉन्स्टेंट हेड कितना उसका 45 सेंटीमीटर, 8 मिनट में। देन द वाटर वॉज कलेक्टेड एंड वेट, इट वेट वॉज रिकॉर्डेड, 8 मिनट में इसका जब वेट रिकॉर्ड किया गया तो ये आया हमारा कितना 500 ग्राम। एंड ओवन ड्राइंग द सैंपल ऑफ सॉइल, वेट वॉज रिकॉर्डेड, जब इसको ड्राई किया गया 500 ग्राम जो भी था हमारा सैंपल, जब उसको ड्राई किया गया तो ये कितना आया हमारे पास 450 ग्राम। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.65। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सीपेज वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन द वाटर वाज अंडर ऑपरेशन, है ना। देखते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला हमको। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट की बात किया हो तो हमको सबसे पहले तो एक ये बोला हुआ है कि हमारे पास सॉइल सैंपल है, जो कि सॉइल सैंपल हमारा कुछ इस तरीके से है जिसका हमको डाया दिया हुआ है ना। इसको अच्छे से बना लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास सॉइल सैंपल है, इसका हमको डाया दिया हुआ है ना। ये डाया कितने का है हमारे पास, डाया हमारे पास 8 सेंटीमीटर का। और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी बोल के रखा हमको, हाइट है हमारी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हमारे पास ये सॉइल सैंपल है, ठीक है। इसमें हो रहा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसपे कि हमको हेड दे के रखा 45 सेंटीमीटर का। तो यदि मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पूरा सैंपल है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट पे, इस पे इस तरीके से सैंपल है। यहाँ से इस पर वाटर कांस्टेंट हेड बना के रखा हुआ है, वाटर इस पर कितना है 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इस सॉइल सैंपल की हाइट है। देन हमको क्वेश्चन पे गिवन क्या क्या है, जी गिवन है हमको 2.65 का, है ना। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये वो यहाँ से वाटर कुछ इस तरीके से यहाँ से कुछ वाटर कलेक्ट हो रहा है। जब वाटर परकुलेट हो रहा है तो यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है। ये वाटर कितना है यहाँ पर, वाटर 500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, जब इसको ओवन ड्राई किया गया सैंपल को तो ये हमारे पास कितना बचा 450 ग्राम का बचा सैंपल, ठीक है। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे दी हुई है। तो सबसे पहले हमको निकालने के लिए बोला कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से यदि हम देखें तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो इससे हम के की वैल्यू निकाल लें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू डिवाइड बाय आई इंटू ए। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमको एरिया निकाल सकते हैं हम आसानी से, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला बन गया है ना। अब इस पर क्या क्या लग रहा है हम वो चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम यदि सैंपल का एरिया निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा π/4, डाया इसका है 8 तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50.26, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। उसके बाद यदि हम आई की बात करें तो आई आई मतलब क्या होता है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, लेंथ, हेड पर यूनिट लेंथ, है ना। तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एच डिवाइड बाय एल। तो आई हेड हमारे पास कितना है 45 सेंटीमीटर का, और एल इस पे से वाटर परकुलेट हुआ, हेड पर यूनिट लेंथ की यदि बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, है ना।
ए की वैल्यू भी हमको पता है और आई की वैल्यू भी हमको पता है, हमको पता करना है क्यू, है ना। डिस्चार्ज रेट पता करना है, तो डिस्चार्ज रेट निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय टाइम, है ना, जितना टाइम लग रहा है उसको। तो यदि हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर की, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है क्या, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, हमारे पास क्या है, वेट ऑफ वाटर है। वेट ऑफ वाटर कितना हमारे पास, 500 ग्राम का। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना हमारे पास, वेट ऑफ वाटर हमारे पास है 500 ग्राम, या मास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा 500 ग्राम। तो हमको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से यदि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा सेम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा वेट ऑफ वाटर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 500, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम इस जगह पर, तो के निकल के आ जाएगा हमारे पास। अच्छा क्यू निकाल रहे थे हम, तो क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू हो गई हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम कितना था हमारे पास, टाइम कितना लग रहा था क्वेश्चन पे, 8 मिनट। 8 मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, तो 8 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा सेकेंड। तो क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 8 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.041 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा क्यू आ गया। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दें सारी वैल्यू को, तो के इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.041 डिवाइड बाय आई की वैल्यू हमारे पास 9 और ए की वैल्यू हमारे पास 50.26। तो के हमारे पास कितना आ जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2.302 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट सॉल्व, ये हमारा हो गया पहला वाला पार्ट सॉल्व। सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, सीपेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड पॉइंट हमारे पास सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। अब डिस्चार्ज वेलोसिटी की, तो डार्सी ने एक बात बोली थी डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में कि v जो होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, अकॉर्डिंग टू डार्सी। है ना, तो यहां से निकल के आया था v इक्वल टू के इंटू आई, है ना। अच्छा v निकाल सकते हैं हम आसानी से, डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू हमको पता है और i की वैल्यू हमको पता है। और i हमारे पास कितना है, 9 है। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20.72 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा अब हमको निकालना पोरोसिटी। तो पोरोसिटी निकालने के लिए हमको क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे हमको गिवन है, क्वेश्चन पे हमको क्या गिवन है, ड्राई यूनिट वेट गिवन है हमको, है ना। ओवन ड्राई करने के बाद तो हम ड्राई डेंसिटी यदि हम निकालना चाहें तो गामा या ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हमारे पास 450 ग्राम, और वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एरिया इंटू हाइट। तो हमारे पास एरिया पहले से ही आ गया था, या हम इसको निकाल लेते हैं π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 5।
तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने पर 450 डिवाइड बाय, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी 80, 50.26 इंटू हो जाएगा ये 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.79 ग्राम पर सीसी, है ना। अच्छा, अब हमको ये पता है गामा ड्राई इक्वल टू क्या होता है, जी डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 + E। बस यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमको G पता है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारे पास 1.79, G की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.65, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 + E, है ना। तो यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.79 + 1.79 E इक्वल टू 2.65, है ना। तो 2.65 इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, तो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.48, है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। जैसे हमारी E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू के बाद हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ना। E की वैल्यू जैसे ही आ गई तो E का रिलेशन होता पोरोसिटी के साथ, तो E का पोरोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता हमारा, E इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 - n, है ना। या हम लिख सकते हैं यहाँ से n इक्वल टू क्या होता है हमारा, E डिवाइड बाय 1 + E, है ना। तो हम E की वैल्यू हमको पता तो पोरोसिटी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.48 डिवाइड बाय 1 + 0.48। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये n की वैल्यू पोरोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.324। बस हमको इसको पुट करना है कहाँ पर, सीपेज वेलोसिटी, इस वाले फॉर्मूले में, है ना। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो सीपेज वेलोसिटी आ जाएगी Vn इक्वल टू V डिवाइड बाय n। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू हमारी आ गई थी निकल के 20.72 इंटू 10⁻³ पोरोसिटी हमारे पास कितना आ गया है, पोरोसिटी हमारे पास निकल के आ गया 0.324। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये आ जाएगी वैल्यू 20.72 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63.87 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का था, 2009 पे आया हुआ है। ओके, यदि क्वेश्चन समझ पे आ रहे हैं, है ना, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।